नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। क्या जय शाह का बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ? दूसरा, क्या अब सारे अच्छे प्रोजेक्ट गुजरात में लगेंगे? तीसरा, कब चीन अप्रैल 2020 की स्थिति पर वापस लौटेगा? इस पर चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब आपको एक छोटी रकम हर महीने देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त हमें एक बार भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट। आपके इस फाइनेंशियल सपोर्ट से हमें चैनल चलाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहली बात, क्या जय शाह का बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ? ये इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट निर्णय दिया, जिसमें एक पुराना निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का ही था 2016 का, जहां पे उसने कहा था कि कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, एक टर्म के बाद दूसरे टर्म नहीं बन सकता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसमें एक 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, उस पे एक तरह से पूरा पानी फेर दिया गया। वो पूरा ऑर्डर ही अब बिल्कुल चेंज होकर दूसरे रूप में आ गया। समझ लीजिए कि ये सब क्या हुआ। आईपीएल की जब स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया, वो आपको याद है ना, चेन्नई सुपर किंग और कौन सीमेंट, ये सब जब चालू हुआ 2013 में, उसके बाद जस्टिस मुकुल मुदगल ने उनकी अध्यक्षता में एक प्रोब हुआ, एक जांच हुई, और उसमें मुख्य बात जो सामने आई वो यह आया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब जो लोग नीति निर्धारण या जो निर्णय लेने की स्थिति में बैठे हैं, उनका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जिसमें उस समय के श्रीनिवासन जो बीसीसीआई के कर्ता धर्ता थे और उनके दामाद गुरुनाथ जो थे, इनके बीच में संबंध था, और ये इंडिया सीमेंट और कैसे कैसे ये सब बात आई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कुछ गिनती के ही लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं जो बीसीसीआई को सालों से चला रहे हैं, और इन सब को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लोधा कमेटी अपॉइंट की, जिसमें जस्टिस लोधा को उन्होंने, उसका 1 मैन कमेटी थी, और उसका एक प्रमुख काम ये था कि ये जो संस्थाएं हैं और खास करके बीसीसीआई, उसकी मोनोपोली में को कैसे समाप्त किया जाए। मतलब बीसीसीआई में जो मोनोपोली, कुछ लोग इतने सालों से उसको चला रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। लोधा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर के अनुसार बीसीसीआई में उनका एक टर्म 3 साल का होता है, तो एक टर्म के बाद दूसरा टर्म कोई लगातार नहीं रह सकता है ऑफिस बेरर, उसको कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा। आइडिया ये थी कि मोनोपोली ऑफ फ्यू पीपल खत्म हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बीसीसीआई की एक अपील और रिक्वेस्ट पर फिर रूल चेंज किया, और एक अमेंडमेंट ये मान लिया कि अब वो बजाय एक टर्म के बाद एक टर्म का कूलिंग ऑफ, वो 2 टर्म फॉर बीसीसीआई ऑफिस, जिसमें स्टेट का भी, मतलब एक टर्म आप स्टेट रह सकते हैं, एक टर्म बीसीसीआई रह सकते हैं, कुछ इस तरह की बात करके उसको 6 साल कर दिया कि आप स्टेट बोर्ड में भी रह सकते हैं, उसके बाद आप आए तो एक टर्म, तो 6 साल तक आप रह सकते हैं, और उसके बाद आपका कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट होगा। अब क्या हुआ, जो हमारे वो उनको बहुत अच्छा टर्म लगता है, वो किसी बच्चे के लिए शहजादा बोलते हैं, हमारे अमित शाह साहब। तो जो अमित शाह साहब के शहजादे हैं जय बाबा, वो भी अच्छा, बच्चे को बाबा बोलते हैं, ये उनको प्यार का उनका है, तो मुझे लगा कि भाई वो अपने जैसे वो प्यार से दूसरों को बोलते हैं, तो जो अमित शाह साहब के शहजादे जय बाबा हैं, अक्टूबर 2019 में वो और सौरभ गांगुली बीसीसीआई में आते हैं। सौरभ गांगुली साहब प्रेसिडेंट बनते हैं और जय बाबा जो हैं वो सेक्रेटरी बनते हैं बीसीसीआई के। टेक्निकली सौरभ गांगुली और जय बाबा का जो टर्म है वो जून और जुलाई रिस्पेक्टिवली, मतलब सौरभ गांगुली का जून में, जय बाबा का जुलाई 2020 में समाप्त हो गया था। अब क्योंकि बीसीसीआई से पहले, इसका कारण ये था कि बीसीसीआई से पहले दोनों लोग, वो सौरभ गांगुली बंगाल में और जय बाबा गुजरात में एसोसिएशन के ऑफिस बेरर रहे थे, और दोनों का कार्यकाल मिलाने से कूलिंग ऑफ पीरियड अब उनके ऊपर लग गया था। एज ऑन दैट डे, उस समय का जो मतलब जो क्लॉज था, उसके हिसाब से उनके ऊपर कूलिंग ऑफ पीरियड लग जा रहा था। अब यहाँ पे टर्म 3 साल का होता है, और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जो जून जुलाई 2020 के बाद कोई भी व्यक्ति ना प्रेसिडेंट बनाया गया, ना सेक्रेटरी बनाया गया। टेक्निकली इन लोग भी नहीं थे, लेकिन और कोई नया आदमी भी नहीं बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पिटीशन आई थी जो परस्यू हो रही थी बीसीसीआई की तरफ से, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने एक जो उनका जो रिक्वेस्टेड अमेंडमेंट था उसको स्वीकार कर लिया है।
अब उन्होंने कहा है नए उसमें कि वो 2 टर्म स्टेट में रह सकते हैं, उसके जस्ट बाद 2 टर्म बीसीसीआई में रह सकते हैं। एक तरह से 12 साल तक बिना किसी दिक्कत के वो रह सकते हैं और इसमें कोई कूलिंग ऑफ क्लॉज नहीं लगेगा। अब इसका जो सीधा मतलब यह है कि सौरव गांगुली साहब और जय बाबा अब एक एक टर्म और बीसीसीआई में रहने का उनका रास्ता साफ हो गया है। इस पे जस्टिस लोढ़ा ने आज कई जगह रिएक्शन दिया है, कई पेपर में छपा है, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल में छपा है। जस्टिस लोढ़ा ने कहा था कि कूलिंग ऑफ क्लॉज को उन्होंने बोला है कि जो अभी किया वो स्नो माउंटेन कहा है। इस कूलिंग ऑफ क्लॉज को उन्होंने कहा कि इसको जो हैंडल किया गया है वो स्नो माउंटेन की तरह किया गया है। उन्होंने फिर इसका डिटेल बताया। स्नो माउंटेन का क्या मतलब, उन्होंने कहा जिस पर्वत को पार करना संभव नहीं उसको मौसम बदलने का इंतजार किया जाता है। मतलब अब ये ऐसा मौसम आया, ऐसी कोर्ट आई कि उसके निर्णय का इंतजार किया गया था, इसलिए ये स्नो माउंटेन वो इसको बोलना है। जस्टिस लोढ़ा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया था 2016 में। अक्षरशः वो थ्रेड बेयर बोल रहे हैं, पूरी तरह से लागू किया था क्योंकि उसमें उनको मेरिट लगी थी। जस्टिस लोढ़ा ने आगे भी कहा है कि कोर्ट ने अपने विवेक से निर्णय लिया जो अभी प्रेजेंट निर्णय है, क्योंकि पूर्व निर्णयों में शायद त्रुटि रह गई थी। ये मुझे लगता है उनका सरकास्टिक बोल रहे हैं वो। और उन्होंने ये साफ किया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस बेरर ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने इसको क्वालिफाई किया, उन्होंने कहा कि अगर कंटिन्यूटी इतनी ज़रूरी है तो 12 साल या 9 साल या 6 साल या 3 साल को फिर परमानेंट कर दो, जितने साल जैसे पहले चल रहा था वही चले अगर वो है। क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड क्यों ज़रूरी है, कूलिंग ऑफ पीरियड उन्होंने बताया था इसलिए ज़रूरी है कि वो मोनोपोली बनने से रोकेगी और दूसरा कारण ये था कि नए लोगों को भी मौका मिलेगा। अब ये फैक्ट है इस समय आज जो जैसा देश ना, एक रूल तो आदमी की शक्ल और उसके कहाँ से आते हैं, उसका कितने वो हैं हैवी वेट हैं, वो देख के बनाए जाते हैं। ये मैं याद सिर्फ इसलिए दिला दे रहा हूँ, अमित शाह साहब जो सोहराबुद्दीन इनकाउंटर में सीबीआई ने कहा था कि ये किंग पिन है, उसके ट्रायल कोर्ट जब उसका ट्रायल चल रहा था, अमित शाह साहब जिसको सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में किंग पिन कहा था, वो एक दिन भी कोर्ट नहीं थे, 0 अपीयरेंस, और वो डिस्चार्ज हो गए थे, उनको कोर्ट ने छोड़ दिया था। तो आदमी देख के है। और अभी जब ये कल निर्णय आया है, शाम तक 15 स्टेट ने मांग की है कि जय बाबा को ही प्रेसिडेंट बनाया जाए और जय बाबा की अब जय जयकार बन रही है। हम लोगों को लगता है भाई जय बाबा इतना बढ़िया क्रिकेट का उनको ज्ञान है, इतना अच्छा खेलते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, फील्डिंग, जो भी काम करिए वो उसमें सब में महारत हासिल है, तो उनको प्रेसिडेंट बनना तो ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, क्या अब सारे अच्छे प्रोजेक्ट गुजरात में लगेंगे? ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि आज पेपर में एक खबर आई है कि वेदांता फॉक्सकॉन जो प्रोजेक्ट था वो गुजरात चला गया, गुजरात में उसका MOU साइन हो गया, और उसके चलते शिंदे साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी फ़ोन किया कि भाई ये महाराष्ट्र में लगना था, वहाँ कैसे चला गया, इत्यादि इत्यादि। पहले आप समझ लीजिए कि क्या है। वेदांता फॉक्सकॉन का एक जॉइंट वेंचर था, इसको पहले महाराष्ट्र में आना था ये, लेकिन अब गुजरात में चला गया और गुजरात के साथ इसने MOU ऑलरेडी साइन कर लिया है। फॉक्सकॉन कौन है? पहले फॉक्सकॉन समझ लीजिए, ये ताइवान की एक कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 के 12वीं पायदान पर खड़ी हुई है, फॉर्च्यून 500 के 2021 की लिस्ट के हिसाब से। इसका टोटल रेवेन्यू जो है वो 5.99 ट्रिलियन, करीब करीब 6 ट्रिलियन US$ 2021 में था। ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो जरा उसकी रेंज सुन लीजिए, ब्लैकबेरी, आईफोन, आईपॉड, किंडल, निंटेंडो, नोकिया, प्ले स्टेशन, मतलब ये जो आप रोज़ देखते हैं घर में, ये इस तरह के एक नहीं, इस तरह के तमाम और नए नए, मैं बहुत से नाम मैंने नहीं लिए हैं, वो सब ये बनाती है। दूसरी तरफ जो वेदांता इनका जॉइंट वेंचर पार्टनर है वो मूल रूप से माइनिंग कंपनी है, लेकिन अब ये दोनों लोग मिलके सेमीकंडक्टर कंपनी का लगाने जा रहे हैं गुजरात में, जिसमें करीब 20 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख करोड़ का। मोटे तौर पे अगर इसको 75 रुपये का $1 माना जाए, हालांकि डॉलर ज़्यादा अब हो गया, तो वो करीब 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा का ही इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके लिए करीब 700 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, जो महाराष्ट्र सरकार भी देने को तैयार थी और मोर देन कीन थी। हल्ला इसलिए मच रहा है कि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र से गुजरात इसको क्यों ले जाया गया। शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बात की और उसके बाद उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड अ गुड डील,
मतलब उन्होंने वादा किया कि बहुत अच्छा एक तुम्हें कुछ दिया जाएगा। डर यह है कि जैसे देश के लोगों को नोटबंदी के बाद एक बहुत अच्छा कुछ वादा किया गया था वो ना हो जाए, जैसे जीएसटी के बाद बहुत अच्छा वादा किया गया था वो शिंदे साहब के साथ ना हो जाए। अब इसके बाद एक ब्लेम गेम शुरू हो गया है शिंदे साहब का, और शिंदे साहब के सरकार के जो उद्योग मंत्री और ये सब लोग हैं, उनका कहना यह है कि उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी उसने कुछ नहीं किया था, इसलिए ये लोग यहाँ से चले गए। आज शिवसेना की तरफ से, और कल से वो आ रहा है, आज उन्होंने सामना में एडिटोरियल में आया है, शिवसेना का कहना है कि शिंदे सरकार एक कमज़ोर सरकार है और इसीलिए ये फॉक्सन और जो वेदांता का जो फॉक्सकॉन और वेदांता का जो जॉइंट वेंचर है उसको ये गुजरात लेते गए हैं, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग लीडरशिप यहाँ नहीं थी कि वो उसको यहीं रोकते। क्योंकि वो ये भी वो उन लोग कह रहे हैं कि गुजरात में महाराष्ट्र से कम इंसेंटिव दिया जा रहा है। यहाँ शायद उन्होंने शायद 38,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया है, ये शायद 40,000 करोड़ के देने की बात कर रहे थे। इस तरह की भी बातें आ रही हैं, और ज़मीन भी इनका कहना था कि काफ़ी हमने ऑलरेडी इनको हम दे देते इतनी ज़मीन। शिवसेना ये भी आरोप लगा रही है कि 2015 में देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी और इसी फॉक्सकॉन के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया था 8 अगस्त 2015 को, जिसमें तलेगांव जो पूना के पास है वहाँ पर एक $5 बिलियन के साथ फैक्ट्री लगानी थी। लेकिन 2019 तक जब तक उनकी सरकार रही, 4 साल सरकार रही, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो एक बड़ा कारण यह था। उस सामनाही वाले लेख में आगे कहा गया है कि इनके ऊपर आरोप है कि पहले एक इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर जो महाराष्ट्र में बनना था उसको शिफ्ट किया गया है गुजरात। और जो सबसे बड़ी बात सामना ने कही है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री पुराने और पास दोनों को कहा है कठपुतली की तरह काम करते हैं सेंटर का, वो इसीलिए वीक रखे जाते हैं कि जिससे जैसा सेंटर चाहे वैसा काम कराए। उसने एक आरोप और लगाया है कि फडणवीस साहब के 2014-2019 के कार्यकाल के बीच में गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट भी गुजरात भेजा गया था। क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि क्या गुजरात ही देश है, आपकी ही सरकार यहाँ बनी है, आप उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अब तो भाई आपकी गुजरात में भी सरकार है, यहाँ पे भी है, तो दोनों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? क्योंकि आप गुजरात से हैं, अब बाकी ताकतवर लोग इस समय गुजरात से हैं, तो आप महाराष्ट्र की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? दिक्कत यह आती है कि आप ये कहेंगे कि हमसे क्या मतलब, लेकिन आपको याद है रफाल वाली डील में कैसे फ्रांस की सरकार ने कहा था कि अनिल अंबानी जी को रफाल डील देने में हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उसका नाम आया था। आपको याद होगा श्रीलंका के जो उस समय के अधिकारी थे, उन्होंने अपना जब एक कमीशन के सामने अपने को डिस्पोज कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व में अडानी जी की मदद करने के लिए कहा है। ये सब पब्लिक मेमोरी में है। अब तीसरी बात, कब चीन अप्रैल 2020 की स्थिति पर वापस जाएगा? इसका कारण यह है कि अभी एक बहुत कस के चल रहा है कि इंडिया चाइना का एक डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो हम लोग गलवान घाटी में एक दूसरे के सामने बिल्कुल आंख से आंख मिला के खड़े थे। इंडिया चाइना ने 8 सितंबर को इस डिसएंगेजमेंट को शुरू करके 13 सितंबर को ख़त्म किया। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 PP15 बोलते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों तरफ की सेनाएं हटा ली गई। वहाँ ये भी है कि अब कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वहाँ से सेना विड्रॉ हो गई हैं। इस एंगेजमेंट के साथ मई 2020 में जो शुरू हुई हॉस्टिलिटी थी, उसमें पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ में जो भी परमानेंट जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, PP14, PP15 और PP17A, ये सब विड्रॉ करके एक तरह से चीज़ पूरी हो गई है। लेकिन अभी एक चीज़ और समझने वाली है कि लेकिन चीन अभी भी इंडियन आर्मी के जो ट्रेडिशनल जो पेट्रोलिंग एरिया थे वहाँ पे घुसा हुआ है। मतलब LAC के उस जगह जहाँ ऑलरेडी हम जाते थे पेट्रोलिंग करते हुए, अब हम नहीं जा पा रहे हैं। खास करके देप्सोंग और चार्डिंग नाला के में चीन ने इन पेट्रोलिंग जहाँ तक हम करते थे उसको ब्लॉक किया हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि इस सबसे में चाइना 30 महीने बाद जो स्टेटस को एंटे की बात होती थी कि जैसा अप्रैल में आपकी स्थिति थी, स्टेटस को एंटे एज ऑफ अप्रैल 2020 की स्थिति पर नहीं पहुंच रहे हैं। वो नहीं पहुंचा है, वो आप ही के उसमें थोड़ा धक्का देके आपको अप्रैल 2020 की स्थिति में नहीं है। ऐसा भी आरोप कांग्रेस लगा रही है और कि करीब चीन ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया आपसे इस पिछले 2-3 साल में हड़प ली है।
अब एक चीज और खबर आई है साथ में, और उसका बड़ा वाहवाही हो रही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो समरकंद जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेने। वो SCA बोला जा रहा है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे ये भी उम्मीद की जा रही है कि जिन जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं चीन के, उनसे उनकी बातचीत होगी, मीटिंग होगी। अब एक चीज, थोड़ा बहुत बेसिक चीज समझ ली। एक तरफ चीन हमारे उसमें घुस गया है, वापस नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ हम उन संस्था में जा रहे हैं जो बेसिकली शंघाई SCO जो मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी तरह से चीन द्वारा संचालित की हुई संस्था है। उसमें जो मतलब 6 देश इनिशियली थे 2002 या 2004 में जब शुरू हुई थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। उसके अलावा बमुश्किल हम लोग धक्का का बहुत कोशिश करके 2017 में हमें अकेले सदस्यता नहीं दी, पाकिस्तान को भी दी। तो हमको और पाकिस्तान को उसने इस 6 के साथ 2 लोगों को और सदस्य बनाया। क्यों हमारा डेस्परेशन है SCO? ये भी एक जरा देश को मोदी जी एक बार अगर आप हो सके तो समझाइए। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं चाइना को लाल लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन जब लोग आपसे कहते हैं इस पे कुछ बोलिए तो आप आंख न मिलाने का निर्णय ले लेते हैं। आप कहते हैं हम इनसे आंखें नहीं मिलाएंगे। तो थोड़ा एक देश ये भी जानना चाह रहा है कि क्या अप्रैल 2020 के बाद देश ने कुछ स्क्वायर किलोमीटर या कुछ मीटर या कुछ भी एरिया खोई है, या जहां तक वो पेट्रोल कर सकता था वहां तक पेट्रोल कर सकता है, या उसके अधिकार क्षेत्र में जैसा था वैसे ही है या थोड़ा कम हुआ है? ये तो देश जानना ही चाहेगा। अब आप इसको नहीं बताएंगे ऑफिशियल चैनल से तो अफवाहें के रूप में वो कुछ अजीब अजीब चीज़ें आने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका एक वाइट पेपर की तरह कह लीजिए, या देश जनता को बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे घुस गए थे, इतना पीछे हटे नहीं हटे, तो चीज़ें थोड़ी साफ हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।